इंटीग्रेशन के बारे में बात करने आया हूँ। अब ये कहने के लिए तो ये जो इंटीग्रेशन है ये मैथमेटिक्स का टॉपिक है, ठीक है। ये पूरा का पूरा जो कैलकुलस है जिसके अंदर आप डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ते हो, ये कहने के लिए तो मैथमेटिक्स का टॉपिक है, लेकिन मैथमेटिक्स वाले जितना यूज़ नहीं करते उससे कई ज़्यादा हम इसका यूज़ करते हैं। अब ये फिज़िक्स में इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, और अगर ये इम्पोर्टेंट है तो किस क्वेश्चन में मुझे इंटीग्रेशन करना है, कैसे इंटीग्रेशन करना है, इसके बारे में आज मैं एक ब्रीफ आइडिया आपको देने वाला हूँ, ठीक है। तो इंटीग्रेशन तो बाद में समझेंगे, पहले क्या करते हैं एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल से समझते हैं कि इंटीग्रेशन का यूज़ कहाँ पर आ सकता है। तो उसके लिए ना एक बेसिक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। अब एग्जांपल क्या है, मान लीजिए कि मुझे मार्केट से, मान लेते हैं कि मार्केट से मुझे क्या है, मुझे 4 kg आलू खरीदना है, ठीक है। मार्केट से मैं गया मार्केट और मुझे 4 kg आलू खरीदना था, और आलू का जो भाव है, वो सब्जी वाले ने आलू का जो भाव रखा है वो रखा है 5 रुपए का पर किलो, ठीक है। मतलब 1 kg अगर मैं खरीदता तो मुझे 5 रुपए देने पड़ते हैं। अब मैं गया मार्केट, मार्केट से मैं वो आलू खरीद करके आ गया, मैं घर आया तो घर में मेरी श्रीमती जी ने मुझसे पूछा कि कितने पैसे दिए। तो मैंने उनको बोला कि भाई देखो 4 kg आलू है और 5 रुपए के हिसाब से मैंने खरीदा है, तो आप हिसाब लगा लो कितना होगा। तो उन्होंने तुरंत में जवाब दे दिया कि 20 रुपए होते हैं, ठीक है। अगले दिन श्रीमती जी को थोड़ा और कॉन्फिडेंस हो गया मुझ पर, उनको लगा कि नहीं ये बंदा जो है वो काम का है, ये काम कर सकता है, उन्होंने ज़्यादा कुछ ट्रस्ट दिखाया। तो अगले दिन उन्होंने मुझे क्या बोला कि बाजार चले जाओ और बाजार से कुछ प्याज ले आओ, कुछ मटर ले आओ, कुछ टमाटर ले आओ, ठीक है। ये 3 सब्जियां मेरे को उन्होंने लाने को कहा, ठीक है। ठीक है, फिर से मैं गया मार्केट, गया मार्केट से मान लेते हैं 2 kg प्याज में खरीद कर ले आ गया। प्याज का जो भाव था वो था 10 रुपए पर किलो। फिर मैं मार्केट से मेरे को और क्या लाना था, टमाटर लाना था। टमाटर मेरे को सपोज 3 किलो मैंने टमाटर लिए हैं, 5 रुपए के भाव से लिए, ठीक है। और एक मेरे को लेना था मटर, मैंने 1 kg मटर ले लिया है। सपोज इसको भी अज्यूम कर लेते हैं कि 10 रुपए के भाव से मैंने इसको लिया है। फिर से मैं घर गया, घर में अपनी श्रीमती जी को मैंने बताया कि देखो भाई प्याज है, 2 किलो प्याज है, 10 रुपए के भाव से है। 1 kg मटर है, ये भी 10 रुपए के भाव से है। और ये जो टमाटर है, ये टमाटर हमने लिया है, 3 kg टमाटर ले लेते हैं, और इसका जो भाव है लेट अस अज्यूम इसका भाव जो है वो 5 रुपए है। अब ऐसा बताते ही मेरी श्रीमती जी ने क्या किया, अपने दिमाग के घोड़े घोड़े दौड़ाए उन्होंने, और उन्होंने क्या किया, कैलकुलेट करके हिसाब करके मेरे को बता दिया कि इतने पैसे आपने उस दुकानदार को या शॉपकीपर जो था, जो सब्जी वाला था, उसको आपने दिए होंगे, ठीक है। ये भी बहुत ही आसान था और मैं अपनी श्रीमती जी से हाईली इम्प्रेस, बहुत सही उनका हिसाब था, मेरे को बहुत अच्छा लगा ये बात। अगले दिन, ठीक है, मेरे को श्रीमती जी ने बोला कि बाजार से कुछ गेहूं खरीद ले आओ, ठीक है। रोटी बनानी थी, गेहूं खत्म हो रखे थे, तो उन्होंने बोला कि बाजार से कुछ गेहूं खरीद ले आओ। मैंने सोचा कि यही अच्छा मौका है, श्रीमती जी का नॉलेज भी टेस्ट होगा, ठीक है। तो मैं चला गया मार्केट में, और मार्केट में जो दुकानदार था जहाँ से मेरे को गेहूं खरीदना था, वो मेरा दोस्त था, ठीक है। उसने मेरे को बोला कि भैया मेरे जो दुकान में ना, मेरे दुकान में कुछ 70-75 तरह के गेहूं है, तो तुम्हें कौन सा चाहिए ये बताओ। तो मैंने उसको क्या बोला कि तुम ऐसा करो, जितने भी तरह के तुम्हारे पास गेहूं है ना, सबका थोड़ा थोड़ा अमाउंट ले करके, ठीक है, एक थाली में डाल दो, और उसका टोटल जो है 4 kg बना करके मुझे दे दो, ठीक है। और रेट के लिए क्या करना है, तुम हर एक गेहूं का जो वेराइटी है उसके सामने क्या करना, एक चार्ट बना देना, उसमें गेहूं का वेराइटी, उसका दाम, ये लिख करके मेरे को दे देना, ठीक है। तो उसने क्या किया, वैसे ही गेहूं भरा उसने, और उसने क्या कर दिया, वो जो चार्ट लिस्ट था गेहूं का वो बनाया उसने, और वो मुझे क्या करता है, वो आकर के वो मेरे को दे जाता है, ठीक है। मैं घर लौटते वक्त मैंने क्या किया ना, मैंने एक सोनार की दुकान से एक वेइंग मशीन मैंने खरीद ली, ठीक है। अच्छा, अब मैं घर जाकर के जब मेरी श्रीमती जी ने मुझसे पूछा कि कितने गेहूं जो लाए हो उसका कितना प्राइस है, तो मैंने बोला कि ये तो तुम बताओगी भाई, ये जो गेहूं मैंने लाया है इसका भाव तो मैंने उसको दिया नहीं है, मैंने जो जो भी टोटल था, मैंने बोला कि श्रीमती जी से मैं जोड़ करके लेके आऊंगा, वो जो भी हिसाब बता के देंगी मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। अच्छा, तो श्रीमती जी ने ठीक है भाव क्या है ये तो बता दो भाई, किस भाव से आपने खरीदा है। तो मैंने वो जो लिस्ट जो बनाया था मेरे दुकानदार दोस्त ने, मैंने वो लिस्ट क्या किया, अपने श्रीमती जी को दे दिया, ठीक है। अब श्रीमती जी का काम क्या है, अगर तुम बहुत ही आराम से सोचोगे कि श्रीमती जी को करना क्या है, तो उसे क्या करना है, हर एक गेहूं के दाने को उठाना है, उसका मास देखना है कि कितने मास का है वो, ठीक है, और उसको प्राइस लिस्ट से मैच कराना है।
और ऐसा ऐसा उसे क्या करना है, ऐसा ऐसा वो जो इन्फिनाइट नंबर ऑफ गेहूं के दाने हैं वो सबके लिए उसको ऐसा करना है। ठीक है, तो मैंने श्रीमती जी का काम क्या है ना, मैंने बहुत बढ़ा दिया है। अच्छा, अब ऐसा ही कुछ ना, ये जो गेहूं वाली बात है ना, ऐसा ही कुछ हमें क्या होता है, बहुत बार हमारे फिजिक्स में भी आ जाता है, जहां पर हमें क्या करना होता है, छोटे छोटे एलिमेंट्स लेने होते हैं, ठीक है, और उन सबको ऐड करके एक रिजल्ट तक आना होता है। जैसे अगर मैं अब ये तो बहुत सारी ये अपनी जो बातें थी, जो डे टू डे लाइफ वाली बातें थी, उसको हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं और फिजिक्स में समझते हैं कि ये जो एग्जांपल्स मैंने बताए हैं ये फिजिक्स में कैसे आते हैं, फिजिक्स में मेरे को इंटीग्रेशन की क्या जरूरत है ये समझने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा मान लेते हैं कि पहली बात, अच्छा एक और चीज मैं यहाँ पे बता दूं कि अगर मुझे कभी भी वर्क डन कैलकुलेट करना होता है ना, तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस ऑफ थीटा, जहां पे थीटा क्या है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का वेक्टर एंगल है। ठीक है, तो मैं थोड़ा आसान रखने के लिए अभी ऐसा मान लेता हूं कि जो फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट है दोनों के बीच में जो एंगल है ना वो 0 डिग्री है। ठीक है, मैं ऐसा मान लेता हूं कि फोर्स वेक्टर और वो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ये दोनों वेक्टर क्या है, ये कोलिनियर वेक्टर्स है। ठीक है, अच्छा अब मान लो मैं आपको पहला सिनेरियो देता हूं। पहला सिनेरियो में आपको क्या करना है कि मैंने एक कांस्टेंट फोर्स 5 न्यूटन का अप्लाई किया है और मैं चाहता हूं कि ये जो कांस्टेंट फोर्स 5 न्यूटन का है, अगर ये किसी पार्टिकल को s इज इक्वल टू 0 से लेकर के s इज इक्वल टू 4 तक डिस्प्लेस करता है, तो इस दरमियान वो जो फोर्स है, वो जो 5 न्यूटन का फोर्स है, उसका वर्क डन कितना है। अब तुम बोलोगे सर बहुत ही आसान है, डिस्प्लेसमेंट आप बता रहे हो कि 4 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है, जो फोर्स है 5 न्यूटन का कांस्टेंट फोर्स है, वर्क डन का फॉर्मूला भी आपने बता दिया है सर, तो मैं बहुत ही आसानी से आपको वो कैलकुलेट करके बता सकता हूँ और वो कितना आएगा, वो कुछ 20 जूल्स का आ जाएगा। ठीक है, चलो सेकेंड वाला एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो इस बार अब मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि जो फोर्स है ना वो हमेशा कांस्टेंट नहीं है, कुछ अंतराल में कांस्टेंट है। जैसे 0 s इज इक्वल टू 0 से लेकर के s इज इक्वल टू 1 मीटर, सपोज ये जो मार्क है s इज इक्वल टू 0 से 1 मीटर का जो मार्क है, ऐसा मान लेते हैं कि वहां पे जो फोर्स है वो कोई तो 5 न्यूटन का है। ठीक है, फिर 1 से लेकर के 3 मीटर का जो मार्क है, 1 से लेकर के 3 मीटर का जो मार्क है, ऐसा मान लेते हैं कि वहां पे जो फोर्स है वो कुछ तो 6 न्यूटन का है। ठीक है, और आखिरी का जो 1 मीटर है, 3 से लेकर के जो 4 का जो गैप है, आखिरी का जो 1 मीटर है, उसमें मान लेते हैं कि फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है वो 10 है। अब अगर मैं तुमको बोलूं कि तुमको वर्क डन कैलकुलेट करना है, तो तुम बोलोगे कि ठीक है सर आपने थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ा दिया है, लेकिन यहां पर भी ना वर्क डन कैलकुलेट करना आसान है। क्यों? क्योंकि आप जो इंटरवल बता रहे हो ना सर 0 से लेकर के 1 तक, वहां पे तो फोर्स कांस्टेंट है। ठीक है, 0 से 1 में फोर्स कांस्टेंट था, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिर 1 से लेकर के वो जो 3 मीटर वाला मार्क है वहां पे भी फोर्स कांस्टेंट है, वहां पे भी वर्क डन निकाल लेते हैं। 3 से 4 का वाला जो गैप है वहां पे भी फोर्स कांस्टेंट है, वर्क डन निकाल लेते हैं। और मेरे को किसी बहुत बड़े ज्ञानी ने बता दिया था कि वर्क डन जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, तो अगर s इज इक्वल टू 0 से s इज इक्वल टू 4 का वर्क डन कैलकुलेट करना है ना, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली इन सारे वर्क डन जो इंडिपेंडेंट मैंने कैलकुलेट किए थे अलग अलग इंटरवल में, इन सारे वर्क डन को ऐड करूंगा और मेरे को क्या मिलेगा, नेट रिजल्ट मिल जाएगा। प्रॉब्लम कहाँ आएगा? प्रॉब्लम अगर तुम देखोगे तो अभी तो जो एग्जांपल्स मैंने वर्क डन के बताए ना, वो तुमको जो कहानी मैंने सुनाया था स्टार्टिंग में उनके पहले 2 एग्जांपल्स के जैसे लगते हैं। प्रॉब्लम हो रहा था गेहूं वाले एग्जांपल में, तो ऐसा ही कुछ ना फिजिक्स में भी हम लाने की कोशिश करते हैं। तो मान लो मेरे को किसी ने ऐसा बोला कि जो फोर्स है जिसका वर्क डन मेरे को कैलकुलेट करना है, वो इस बार कांस्टेंट नहीं है, और वो जो फोर्स है ना वो एक फंक्शन दे रखा है। अब फंक्शन क्या होता है, जैसे मान लो एक एग्जांपल है, फोर्स मेरे पास कितना है, फोर्स इज इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस 2। अब यहां पे क्या होगा, जैसे जैसे s का वैल्यू तुम चेंज करोगे ना, तो फोर्स का वैल्यू चेंज होता जाएगा। जैसे s इज इक्वल टू 0 में अगर तुमको फोर्स पूछा जाता ना, तो तुम बोलते सर s अगर 0 रखना है तो s 0 रखते ही फोर्स जो होगा वो 2 न्यूटन का आ जाएगा। उसी तरह से अगर मैं बोलता कि s इज इक्वल टू 2 में कैलकुलेट करना है, s इज इक्वल टू 3 में कैलकुलेट करना है, या 2 और 3 के बीच में भी तो बहुत सारे नंबर्स है, 2 और 3 के बीच में भी तो इनफिनाइट नंबर है। मान लो अगर मैं तुमको बोलता कि s इज इक्वल टू 2.4 में मेरे को फोर्स कैलकुलेट करना है, तो तुम क्या करते, तुम बोलते कि s के प्लेस में 2.4 रख दो सर, उसका स्क्वायर कर दो प्लस 2 कर दो, जो भी आएगा वो आपका फोर्स हो गया। ठीक है, ये बात तो मेरे को समझ में आ गया कि अगर मेरे पास s फोर्स जो है वो s का फंक्शन है, तो मैं किसी भी इंटरवल में जो फोर्स है वो मैं बता सकता हूं कि फोर्स क्या होगा। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या हो गया, अगर मैं इसी फोर्स का आपसे वर्क डन पूछ लूं, और मैं आपसे वर्क डन कैसा पूछ रहा हूं, 0 से लेकर के 4 मीटर का जो डिस्प्लेसमेंट है इस पूरे जो इंटरवल में जो वर्क डन है वो मैं अगर आपसे पूछ लूं, तब आप बोलोगे सर ये तो प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है भाई?
क्योंकि यहाँ पे ना आप अगर देखोगे तो कोई भी ऐसा इंटरवल आपको नहीं मिल रहा है जहां पर आपको फोर्स क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। हर जगह फोर्स चेंज हो रहा है। अगर तुम s इज इक्वल टू 1 पे चले जाओगे तो s इज इक्वल टू 1 वाला जो पार्टिकल है, s इक्वल टू 1 वाला जो इंटरवल है, बोलेगा सर मेरे यहाँ तो फोर्स अलग है। तुम s इज इक्वल टू 2 पे चले जाओगे तो जो s इज इक्वल टू 2 वाला ये पोजीशन है वो बोलेगा सर मेरे यहाँ तो फोर्स अलग है। मतलब हर जगह फोर्स का वैल्यू क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, अच्छा। अब बहुत बार किसी के मन में ख्याल आ सकता है कि सर s 0 से लेकर के 4 का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो s के प्लेस में क्या करते हैं ना, 4 का वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 4 का वैल्यू पुट करते कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 2, तो 16 प्लस 2 कितना हो गया, 18 हो गया। 18 फोर्स आ गया है, डिस्प्लेसमेंट मेरे को पता है 4 का है, 18 इंटू 4 कर देते हैं, 72 जूल्स का वर्क डन मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, ऐसा किसी ने सोचा कि क्यों ना ऐसा कर दिया जाए। अब जैसा ही उसने ऐसा किया ना, ठीक है, बाकी लोग नाराज हो गए। कौन नाराज हो गए, वो है s इज इक्वल टू 0 वाला नाराज हो गया, s इज इक्वल टू 2 वाला नाराज हो गया, s इज इक्वल टू 1 वाला नाराज हो गया। क्यों भाई, ये लोग क्यों नाराज हो गए? अब ये लोग नाराज हो गए और ये लोग नाराज होकर के चले गए कोर्ट, जज साहब के पास चले गए कि भाई जज साहब देखो देखो हमारे साथ नाइंसाफी हुई है। इस बंदे को बोला गया था कि तुमको वर्क डन कैलकुलेट करना है और इसने देखा ही नहीं कि मेरे इंटरवल में फोर्स का वैल्यू क्या है, और इसने क्या किया, ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट से फोर्स का जो वैल्यू s इज इक्वल टू 4 में होना था उससे मल्टीप्लाई कर दिया और सॉल्व करके इसने क्या कर दिया, एक आंसर बोल दिया है। सर ये तो नाइंसाफी कर रहा है सर। अब जो हमारे जज साहब थे ये कॉमर्स वाले थे, इनको बात समझ में नहीं आई, ये क्या चल रहा है, ये क्या मसला है भाई, क्या लड़ाई चल रही है, इनको समझ में नहीं आई। तो जज साहब ने क्या किया, कॉल लगाया। अब जज साहब भी मेरे दोस्त हैं, ऐसा थोड़ी है कि जो सब्जी वाला है और जो दुकानदार है वही मेरे दोस्त होंगे। बड़े लोगों के साथ भी उठना बैठना होता है भाई अपना। तो जज साहब भी अपने दोस्त हैं, ठीक है। उन्होंने मेरे को कॉल लगाया और उन्होंने बोला कि भाई देखो देखो ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, ये कुछ कुछ लोग हैं, ठीक है, कुछ मतलब बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, ये बहुत सारे जो लोग हैं ये लोग नाराज हो गए हैं। एक बंदे ने कैलकुलेशन करके दिखाया था, वर्क डन कैलकुलेट करके दिखाया था, तो कुछ लोग क्या हो गए हैं, नाराज हो गए। अच्छा, तो मेरे को तो जज साहब ने बोला कि मेरे को तो बात समझ में नहीं आ रही कि ये लोग नाराज क्यों हो गए। अब अगर इनकी नाराजगी ही मेरे को समझ में नहीं आ रही है किस बात पे है, तो मैं सोल्यूशन क्या दूंगा। तब मैंने बोला कि ठीक है जज साहब, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मैंने जज साहब को बोला कि जमीन के जो रोड है, हाईवे है, हाईवे के पास में लगता हुआ एक जमीन है, ठीक है, और ये कितना जमीन है, अच्छा खासा जमीन है, ऐसा मान लेते हैं कि 100 एकड़ की जमीन है, ठीक है। अब 100 एकड़ की जमीन थी, तो जिसकी ये जमीन थी ना, उसने क्या बोला कि जो रोड के जस्ट पास वाली जो जमीन है ना, जो रोड के जस्ट पास वाली पहली एकड़ जमीन है, उसका दाम मैं रख रहा हूं 1 करोड़ रुपए, ठीक है। फिर उस 1 करोड़, उस 1 एकड़ के पीछे वाली जो जमीन है उसका दाम मैं रखता हूं 50 लाख रुपए। फिर और पीछे जो 1 एकड़ की जमीन है उसका दाम मैं रख देता हूं 25 लाख रुपए। और ऐसा करते करते वो फाइनली जब एंड वाले जमीन पर पहुंचा ना, तो उसने बोला कि जो फाइनली जो एंड वाला जमीन है ना, उसका दाम जो होगा कुछ 1000 रुपए के आसपास होगा, ठीक है, पर एकड़ का कुछ 1000 रुपए दाम है, ठीक है। तो मैंने जज साहब को बोला कि जज साहब, अब आपको अगर ये पूरा जमीन लेना है तो आप क्या करोगे, 1 करोड़ को 100 एकड़ से मल्टीप्लाई करके क्या इतने दाम दे दोगे? तो जज बोले क्या मैं पागल हो गया हूँ क्या? जब जमीन का दाम सिर्फ पहले वाले पार्ट का ही जो दाम है वो 1 करोड़ रुपए है, तो मैं पूरे का 1 करोड़ क्यों दूंगा? मतलब सबका अगर भाव अलग अलग है तो मैं 1 करोड़ इंटू एरिया करके क्यों दूंगा भाई? मैं इतना बेवकूफ थोड़ी हूं। तब मैंने जज साहब को बोला सर यही प्रॉब्लम यहाँ पर भी हो रहा है। यही प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि अगर आप s इज इक्वल टू 0 रखोगे ना सर, वो जो फोर्स का इक्वेशन है, तो वहां पे आपको फोर्स अलग मिलेगा। s इज इक्वल टू 1 रख दोगे तो फोर्स अलग मिलेगा। मतलब अलग अलग इंटरवल में ना फोर्स का वैल्यू क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो आप वर्क डन ऐसे तो नहीं कैलकुलेट कर सकते। तो जज साहब ने बोला फिर क्या कर सकते हैं भाई? तो मैंने जज साहब को एक तरीका बताया। अब तरीका क्या है, ध्यान से सुनते हैं। मैंने बोला कि s इज इक्वल टू 0 से लेकर के 4 तक जाना है, ठीक है। क्या करते हैं ना, 0 वाले मार्क से x डिस्टेंस आगे आकर के एक dx का टुकड़ा कट कर लेते हैं। अब ये dx कितना छोटा है, मतलब ये जो dx है ये बहुत ज्यादा छोटा है। ये dx क्या है भाई, dx समझ लेते हैं अच्छे से। dx जो है ये बहुत छोटा है। अब बहुत छोटे का मतलब क्या है सर, कितना छोटा है? तो इसको ना, ये dx कितना छोटा है उसके एक एग्जांपल से बताता हूं कि मान लो 2 खरगोश थे, खरगोश 1 और खरगोश 2, ठीक है। और इन दोनों के बीच में किसी समय पे जो गैप है वो स्मॉल d का है, ठीक है। खरगोश 1 को मैंने क्या किया ना, फिक्स कर दिया, मैंने इसको बांध के रख दिया, ये कहीं भाग नहीं सकता है। और खरगोश 2 को मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई तुम्हें जंप करना है, और हर एक बार जंप करके क्या करना है, जो दूरी है ना उसको आधी कर लेनी है, ठीक है। खरगोश जो सेकंड खरगोश था भारी खुश हो गया, ठीक है भाई 3-4 जंप करेंगे पहुंच जाएंगे उस तक, ठीक है।
खरगोश 2 जो था पहली बार जंप किया, सेपरेशन कितना हो गया d/2। दूसरी बार जंप किया, सेपरेशन कितना हो गया d/4। फिर जंप किया d/8। इस तरह से जब वो लाखों करोड़ों इन्फिनाइट जंप भी कर लिया ना, जब वो इन्फिनाइट नंबर ऑफ जंप कर लिया, तब भी वो देख रहा है कि जो खरगोश 1 है और खरगोश 2 है उसके बीच में गैप है। अब क्या गैप बहुत ज्यादा है क्या? नहीं। ये जो गैप होगा लाखों करोड़ों जंप के बाद जो गैप होगा, ये क्या होगा, बहुत ही माइन्यूट सा, बहुत ही छोटा सा गैप होगा। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि इन्फिनिटी बार कर लिया है तो वो मिल जाएंगे, फिर से अगर वो जंप करेगा तो फिर भी इसमें कुछ ना कुछ गैप रह जाएगा। तो आप इमेजिन कर लो कि वो जो गैप है दोनों खरगोश के बीच में वो कितना छोटा है। तो यही मैं बोल रहा हूं कि dx जो है वो जितना छोटा हम सोच सकते हैं ना, जितना छोटा वैल्यू हम सोच सकते हैं उससे कहीं ज्यादा छोटा है। ऐसा सोच लो ना कि 10 टू द पावर जितना बड़ा वैल्यू तुमको लेना है तुम ले लो, 10 टू द पावर जितना बड़ा वैल्यू लेना है ले लो, और उसको अगर तुम dx से मल्टीप्लाई करोगे तो तभी रिजल्ट क्या आएगा, तभी रिजल्ट dx ही आने वाला है। तो तुम इमेजिन कर सकते हो कि वो dx जो है वो कितना ही छोटा होने वाला है, अप्रोक्सीमेटली dx आएगा। तो हमने क्या किया, वो जो फोर्स वाला मेरे पास इक्वेशन था ना, ठीक है, तो फोर्स था मेरे पास s²+2। अब मुझे वर्क डन चाहिए, तो मैं दो जगह वर्क डन कैलकुलेट करता हूं। कब? एक बार मैंने क्या किया, s इज इक्वल टू 0 से x डिस्टेंस आगे आकर के फोर्स कैलकुलेट कर लिया। फोर्स कुछ आ जाएगा अपने पास x²+2। और फिर क्या करते हैं, x प्लस dx आगे चले जाते हैं और फिर से फोर्स कैलकुलेट करते हैं। अब फोर्स जो आ जाएगा वो आ जाएगा x प्लस dx का होल स्क्वायर प्लस 2। अच्छा चल ठीक है, कर सकते हैं। अब x के सामने dx तो बहुत ही छोटा है, ये तो इनफाइनाइटेसिमल लेंथ है, बहुत ही छोटा है सर। तो अगर x के सामने dx बहुत छोटा है तो हम क्या कर सकते हैं, x के सामने dx को ऑलमोस्ट नेग्लेक्ट कर सकते हैं। एडिशन में किया जा सकता है, सब्ट्रैक्शन में किया जा सकता है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में नहीं कर सकते। तो यहाँ पे x प्लस dx का होल स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली x स्क्वायर। मतलब x s इज इक्वल टू x पे जो फोर्स था और s इज इक्वल टू x प्लस dx पे जो फोर्स है, क्या दोनों का वैल्यू ऑलमोस्ट कांस्टेंट है? अब अगर दोनों का वैल्यू ऑलमोस्ट कांस्टेंट है तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं ये छोटा सा जो इंटरवल dx मैंने लिया था, यहाँ पे मैंने फोर्स कांस्टेंट कर लिया है। अब अगर यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट है तो क्या मैं यहाँ पे वर्क डन कैलकुलेट कर सकता हूं? तो बोलेगा हाँ सर, अगर फोर्स कांस्टेंट होता है तो वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होता है, फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो एक छोटे से dx में मैंने फोर्स को ऑलमोस्ट कांस्टेंट मान लिया है और मैं यहाँ पे छोटा सा वर्क डन कैलकुलेट करता हूँ dw। अब dw मेरे पास आ गया जो भी फोर्स का एक्सप्रेशन है इनटू dx। अब जैसे ही फोर्स का ये एक्सप्रेशन आ गया ना, अब मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूंगा। अब इंटीग्रेट कैसे करते हैं, ठीक है, क्यों करते हैं, मतलब इंटीग्रेट कैसे करते हैं ये नेक्स्ट वाले लेक्चर में समझ में आएगा। मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, dw का इंटीग्रेशन करूंगा और यहाँ पे s²+2 का जो इंटीग्रेशन है वो कर दूंगा। जैसे ही सॉल्व करूंगा, अच्छा और क्या है, x को मैं क्या करूंगा 0 से लेकर के, अब इसके लिमिट्स भी तो डालने पड़ेंगे। लिमिट्स का मतलब ऐसा होता है कि किस पॉइंट से लेकर के कहां तक जाना है। तो ऐसा जब इंटीग्रेशन बेसिक सीख जाओगे ना तभी तुमको समझ में आ जाएगा। हम क्या करेंगे, प्रॉपर लिमिट्स में इंटीग्रेट करेंगे ना तो अपने को नेटवर्क मिल जाएगा। तो आई होप ये गेहूं वाला जो एग्जांपल था उससे तुम ये लास्ट वाला एग्जांपल रिलेट कर पाते हो। ठीक है, चलिए, थैंक यू।